के ऊपर अफसोस कर रहा हूँ आपसे, उसके लिए अलग से हम फातह ख़्वानी करेंगे और उनके कातलों को इबरतनाक सज़ा का मुतालबा करता हूँ। आप सहाफ़ी जिस अंदाज से सिंध में अपनी ड्यूटीज़ दे रही हैं, जितने मुश्किल हालात में, मैं अपने पिछले वर्कर्स को कहूँगा वो कोई नहीं डिस्टर्बेंस होती है, जिस तरह हमारे सहाफ़ी भाई इस मुश्किल तरीन वक्त में सिंध के अंदर जहाँ एक तरफ कच्चे के डाकू मुसल्लत हैं, जहाँ दूसरी तरफ पक्के के डाकू मुसल्लत हैं, जिस अंदाज से इनका गठजोड़ है वो आपने देख लिया कि एक एडवाइज़र इनके वज़ीर के बेटे साहब और उनकी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी, वहाँ तक असला जा रहा था। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें इनका नेक्सस का है। और दूसरी बात, जंगल के बादशाह ने इनको खुद छूट दे रखी है कि तुम जो चाहो कर लो, जिसकी एक मिसाल आपने देखा आसफा 2 को अनअपोज कराने के लिए जिस अंदाज से हमारे कारकुन मुस्तफ़ा इनको अगवा कराया गया ताकि उनकी मोहतरमा बेटी अनअपोज हो सके, और इससे पहले रिटर्निंग ऑफिसर ने सब के सब कागजात रिजेक्ट कर दिए। ये तमाशा है, ये जमहूरियत नहीं है, ये आइन नहीं है, ये कानून की हुक्मरानी नहीं है, ये निज़ाम इंसाफ नहीं है। ये बदमाशियों का एक टोला जो पर मुसल्लत है, जिनके पास सारे वो वसाइल हैं जिनके ऊपर काबिज है, और ये वो वसाइल हैं जो जिस पे हम आपका 25 करोड़ आवाम का हक है, आपके सिंध के लोगों का हक है। आपका हक छीन के पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए, करप्शन के ज़रिए वो मुझसे बाहर चला जाता है। कभी सिरे महल ख़रीदे जाते हैं, कभी एवन अपार्टमेंट ख़रीदे जाते हैं, कभी पता चलता है दुबई में बड़े बड़े बगौज और शॉपिंग मॉल्स ख़रीदे गए हैं। और आपने देखा इस तरह मोटरवे के पैसे को जिस अंदाज से डिप्टी कमिश्नर्स की ये जुर्त होती है कि वो पैसा निकालें और खा जाएं, जब तक ऊपर से प्रोटेक्शन ना हो, जब तक इन डाकू को भी, जो पक्के के डाकू को मैं कह रहा हूँ, इनके ऊपर भी जंगल बादशाह की प्रोटेक्शन ना हो। अफसोस से कहना पड़ता है हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क की फ़ौज, जिनका काम हमारे मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करना था, आज वो इनके प्रोटेक्टर बने बैठे हैं। इस रिजेक्टेड टोला को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। आज पूरे पाकिस्तान में फॉर्म 45 का जीतने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई, जिसके पास 180 से ज़्यादा सीटें मौजूद थीं, उनको हटा के जो हक़ के हुक्मरानी अवाम का है उनको दिए बगैर ये हक़ के हुक्मरानी एस्टैब्लिशमेंट ने अपने हाथ में लेके उन लोगों को मुसल्लत कर दिया जिनको अवाम रिजेक्ट कर चुकी है। और ये अफसोसनाक बात है कि इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हक़ नुमाइंदगी, हक़ के हुक्मरानी वो सिर्फ अवाम के पास है, जो कि हाकमियत आला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। और वो यहाँ जो नायब है इंसान, वो ये उमूर ममलिकत वो चलाए जाएंगे थ्रू चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स, और चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स को आपने हटा के, आपने उनको साइडलाइन करके, आपने उन रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत किया। किस लिए कि आप ये कहते हैं कि मकबूलियत से पहले कबूलियत शर्त है। मैं कहता हूँ कहाँ किस आइन में लिखा है, किस कानून में लिखा हुआ है, कौन से मंशूर में लिखा हुआ है, कौन से बाईलाज में लिखा है, कौन से रूल्स में लिखा हुआ है। लिहाजा ये जो कुछ किया, ये जो खिलवाड़ हुआ है, आज सिचुएशन ये हो चुकी है। पिछले साल में आपने देखा यहाँ जिसके घर में चाहे घुसें, जहाँ चाहे बच्चों को, बीवी को उठा के ले जाएं, जिसका चाहे कारोबार बंद करा दें, जिसका चाहे घर डिमॉलिश कर दें। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान में पिछले 2 साल से शुरू हुआ, मगर बदकिस्मती से सिंध में पिछले 15 साल या 20 साल से ये मुस्तकिल जारी है। यहाँ जब इस माफिया के खिलाफ कोई खड़ा होता है, जो जरदारी टोला यहाँ में मुसल्लत कर गया है, तो कभी उस पानी बंद हो जाता है, कभी उस पर FIR कटती हैं, कभी उसको इतना तंग कर दिया जाता है कि उस पर ज़मीन तंग की जाती है, और कभी लैंड माफियाज, कभी कब्जा ग्रुप, कभी कोई मुसल्लत हो जाते हैं। मैं एक बात आपको वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कामयाब ट्रेन मार्च के बाद, जहाँ हज़ारों की तादाद में लोग
ہمارا استقبال کرنے کے لیے نکلے. یہ وہ محبت ہے عمران خان کے ساتھ. عمران خان آج ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ ایک نظریے کا نام ہے، وہ ایک پرنسپل کا نام ہے، وہ حقیقی آزادی کا استعارہ ہے. لوگ اس کو اپنے ملک کا مسیحا سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک آنیسٹ لیڈرشپ ہے. اور سارے ادارے اسٹیبلشمنٹ، وہ بونے سیاستدان اور وہ الیکشن کمیشن جو جرائم کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، اور وہ کرپٹ بیوروکریسی، وہ ان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان اقتدار میں آگا تو ہر ایک کو قانون کے تحت جائے گا اور 25 کو عوام کو ان کے حقوق ملیں گے. آج جو سچویشن پیدا کر دی گئی ہے 2022 میں، مجھے بتائیں، یہ آج پی ڈی ایم 2 کی صورت میں یہ مسلط ہے ہمارے اوپر. پی ڈی ایم 1 کی صورت میں جب یہ لوگ آئے تھے، ان کا ایک نعرہ تھا، وہ یہ تھا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ. کیا مہنگائی ختم کر دی انہیں؟ مہنگائی کو تو 10 گنا بڑھا دیا، مگر اس کے بدلے میں آج پاکستان کو کمزور کر دیا. پاکستان پاسپورٹ کے حوالے سے سیکنڈ لاسٹ ورسٹ کنٹریز میں اس کا شمار ہے. آئی ایم ایف نے آپ کے ملک کو جنگ زدہ ملک میں شامل کر دیا، اور آپ کے ملک کی بارے میں ورلڈ بینک نے جو لیٹسٹ رپورٹ دی ہے، آپ صحافی میرے سے زیادہ بہتر ہو، پاکستان کی آدھی آبادی تقریباً سطح غربت سے نیچے دکھائی ہے انہوں نے، اور اگلے سال کا 1 کروڑ 1.5 کروڑ اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. اور اس وجہ سے جو قانون اور انصاف کا نظام قائم نہیں ہے، تو اس وجہ سے آپ کا لوکل انویسٹر پیسہ لے کے ملک باہر بھاگ رہا ہے. آپ کا اوورسیز آپ کے اوپر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں کہ وہ پیسہ لے کر یہاں آئے. اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ 15 لاکھ کے قریب پروفیشنلز اپنا ملک چھوڑ کے وہ باہر کسی ملکوں میں چلے گئے ہیں. لیکن کسی ملک قوم کی ترقی نظام انصاف اور قانون کی حکمرانی کے بغیر نہیں ہوتی. سچویشن آج یہ ہے کہ دبئی کی تاریخ میں سب سے زیادہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ میں ہمارے پاکستان میں کی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے گورننس کے اوپر اعتبار نہیں ہے، آپ کی گورنمنٹ کے اوپر لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، آپ کے نظام انصاف لوگوں کا اعتبار نہیں ہے، نظام قانون پہ بھروسہ نہیں ہے. جس ملک میں مجھے بتائیں کہ ججز انصاف لینے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہوں، وہاں سپریم کورٹ میں پٹیشن کر چکے ہوں، وہاں ایک عام آدمی کو جس کو عدلیہ نے ان 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، اگر ان کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا تو لوگ کیسے آپ کے اوپر ٹرسٹ کر کے آئیں گے؟ لیکن آج کا نوجوان، آج کی پبلک، آج کی قوم یہ جان چکی ہے، اور اسپیشلی سندھ آج اس سوال سے جاگ اٹھا ہے. اندرون سندھ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں زرداری ٹولہ مسلط ہے، کہا جاتا ہے یہ لوگوں کے دلوں میں بستا ہے. ہم نے لوگوں کے جذبات دیکھ لیے. کل آپ نے سارے میڈیا نے دکھایا، سارے صحافیوں نے دکھایا، ساری قوم نے دیکھا کہ جتنا جذبہ آج عمران خان کے لیے لوگوں کے دلوں میں، یہ زرداری ٹولہ ریجیکٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی مجھے پورے پاکستان میں تنظیم سازی کی ذمہ داری لگی ہے. حلیم شیخ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ سندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہت کاوشیں ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ یقین دلاتا ہوں اور سندھ کے پاس کو یقین دلاتا ہوں کہ ان قریب ایک تو ریلیز عمران خان جو سفر ہم نے ٹرین میں شروع کیا تھا، یہ اس وقت اختتام پذیر ہوگا جس وقت عمران خان جیل سے باہر ہوگا، اور زیادہ دیر کے لیے اس مافیا کی عمران خان کو جیل رکھنا ممکن ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ریلیز آئیں گے. نمبر 2، آپ کو میں یہ بات کرتا ہوں سندھ کے واسیوں کو کہ انشاءاللہ سندھ کی دھرتی کو حقیقی آزادی دلائیں گے عمران خان کی صورت میں، عمران خان کے ویژن کی صورت میں، عمران خان کے نظریے کو یہاں لاگو کر کے، کہ جس کا بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اس مافیا سے حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق دلانے ہیں. آج منی لانڈرنگ والا پیسہ جو باہر رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے، خواہ سر محل کی صورت میں ہو، خواہ سوئٹزرلینڈ میں پڑا ہوا پیسہ ہو، خواہ ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ ہوں، خواہ دبئی کے شاپنگ پلازاز اور بنگلوز ہوں، اگر وہ پیسہ اس ملک میں لے آیا جائے، بے شک وہ مافیا اپنے ہی اکاؤنٹ میں یہ پیسہ رکھے، تو ڈالر کی قیمت 50 روپے پہ ہو جائے گی. لیکن ڈالر کی قیمت ہے، آپ کی
महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, तो मुझे बताएं तो क्या इनके पास क्या पॉलिसीज है? इनको तो फायदा है कि डॉलर की कीमत बढ़ेगी, पैसा डिवैल्यू होगा, उनकी प्रॉपर्टी, पैसा तो सारा मुल्क से बाहर पड़ा हुआ है, तो लिहाजा वो कभी संजीदा नहीं हो सकते। जिस मुल्क के लीडर का इस मुल्क में मरना नहीं है, जिसका इलाज इस मुल्क में नहीं है, जिस मुल्क की इन्वेस्टमेंट इस मुल्क नहीं है, वो क्यों इस मुल्क के साथ लॉयल और सिंसियर होगा? तो लिहाजा आज से मैं आपको कहता हूँ, आप सिंध के वासियों को कहता हूँ, मैं आप साफियों को कहता हूँ कि इस कौम के मुस्तकबिल के जंग है ये माफिया की और दूसरी तरफ अवाम की। इस जंग में तमाम इंटेलेक्चुअल्स, तमाम पढ़े लिखे लोग, तमाम हमारे वकला भाई यहाँ बैठे हैं ILF के, सब इस जंग में अवाम का साथ दें, कौम का साथ दें, इसलिए कि मेरे आपके बच्चों की मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहा है इमरान खान। आज वो अपनी ज़ात की लड़ाई नहीं लड़ रहा, आज उसके लिए एक छोटी चीज़ है। और पूरे पाकिस्तान फेडरेशन की अगर कोई अलामत है, या वो PTI है या वो इमरान खान है, इसलिए कि फेडरेशन की कोई और पार्टी नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक अगर एक ही शख्सियत के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रस्ट करती है, पूरे पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं, वो एक शख्सियत है, उसका नाम इमरान खान है। ये एक आपको दावा मैं बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कोई लीडर नहीं है जो अपने मुल्क में 80% पॉपुलैरिटी का लीडर हो। कोई अगर लीडर हुक्मरानी कर रहा है जमहूरियत के उसूलों के मुताबिक, तो कोई 51% है, कोई 54% है, कोई 60% है, इससे ज़्यादा कोई लीडर नहीं है। आज पाकिस्तान का कोई, मेरे भाई साफी बैठे हुए हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पाकिस्तान के तमाम कोनों में चले जाएं, आज सर्वे कर लें, आप 4 लीडर खा लें, उनको कहें जी बताएं किस पे ट्रस्ट करते हैं आप लोग। किसी मार्केट में चले जाएं, किसी गोठ में चले जाएं, किसी गांव में जाएं, किसी दुकानदार के पास चले जाएं, आपको एक लीडर मिलेगा जिसके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट करती है, वो है इमरान खान। तो इस कौम की बदकिस्मती होगी कि ऐसे लीडर को, ऐसे विजनरी लीडर को हम इख्तियार देने की बजाय हमने उसको जेलों में डाला हुआ है। इसलिए उसने इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा, उसने इस मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी का दिफा किया, उसने कौम की खुद मुख्तारी और सलामती का दिफा किया, उसने कौम को हकीकी आज़ादी का नारा दिया, उसने करप्ट हुक्मरानों के चिन्ह से और इस गंदे करप्ट निज़ाम को नंगा करके चौराहे में खड़ा कर दिया। आज उसका ये कसूर है जिसके ऊपर हमारी इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी नाराज है, हमारी लोकल एस्टेब्लिशमेंट भी नाराज है, जिसका उनको वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अल्लाह हक है, अल्लाह का उसके ऊपर साथ है, हम उसके साथ खड़ी हुई है। इंशाअल्लाह ताला हम अनकरीब इमरान खान को जेल में बाहर निकालेंगे और अवाम को भी हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। किसी ने सवाल करना हो तो मैं हाजिर हूँ। अलीम आदिल शेख आपा बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले, मैं चूँकि सिंध ने इस अंदाज से इमरान खान की रिलीज की है कल स्ट्रेन मार्च को वेलकम करके अपने जोश जज्बा जून वाज़े कर दिया है कि सिंध क्या चाहता है। सिंध जाग चुका है और वो जब जागता है तो फिर उस वक्त होता है जब वो अपने मकसद की तकमील कर लेता है। इस वक्त हमारे साथ मोहतरम शुएब शाहीन साहब के साथ जो हमारी लीडरशिप मौजूद है, हमारे सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब अली पल साहब, हमारे साथ इनके सीनियर मैनेजर पीर नायब हुसैन अजलानी साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इसी रीजन से हैं और सिंध के हैं जनाब बैरिस्टर फैज़ समूर साहब, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मसरूर सयाल साहब साथ हैं, हमारे मेंबर कोर कमेटी जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कैची साहब जो कि 6 साल जस्टिस रहे इस्लामाबाद में, वो सामने मौजूद हैं। हमारे माइनॉरिटी विंग के भगवान दास पीर एडवोकेट साहब वो यहाँ मौजूद है। हमारे पहले बाहर के साथ आए हुए हैं। हमारे हैदराबाद डिवीजन के सरमिंदुल्ला खान साहब भी मौजूद हैं। मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी जनाब हाजी सारा राई साहब मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे अब मैं आता हूँ कि सखर की जो लीडरशिप मौजूद है इस डिवीज़न की, जो हमारे साथ मौजूद है, हमारे गौर खान खोसो साहब आप जानते हैं, राजेश चगवानी साहब, जनाब अजीज़ बड़ो साहब, हमारी वन एंड ओनली मोहतरमा हमारी बहन सफ़िया बलोच साहिबा, जनाब कुर्बान बलोच साहब, रज़ा चंद साहब और दीगर हमारे पास के साथी, मैं कोई नाम नहीं लेना होंगे, मौजूद है। तक पैगाम सखर में तांगे तो चाहें
कि अब बहुत गई है, आज सिंध में क्यों रिस्पांस मिल रहा है। एक तो सिंध में खुददार लोग चाहते हैं, सिंध भी हकीकी आज़ादी चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि इस वक्त हम जिस में रहते हैं वहाँ दिन दहाड़े एक महान सहाफ़ी, मेरा ज़ाती दोस्त भी था, मैं जेल में था, नहीं तो यहाँ होता, मैं हाइडिंग में था, जेल में था, जान मोहम्मद महर साहब को शहीद कर दिया जाए। कातिल, असली कातिल। या बाकी तो बंदूक दे के किसी को भी किराए का कातिल बना दो, पकड़वा दो, असली कातिल गिरफ्तार नहीं होते हैं। क्या कुमारी कहाँ है? कहाँ है बता दो ना जरदारी साहब, बिलावल साहब, कहाँ है वो? बच्ची है ना, कोई नहीं बता। और कहते हैं छोड़ दे, जिक्र ही ना करें, इतने बेहिस लोग हैं यहाँ। डॉक्टर अजल संत को एक बार का पढ़ा लिखा प्रोफेसर, उसको यहाँ के गंदे निज़ाम का उसको कत्ल कर दी, शहीद कर दिया। आज कच्चे के डाकू में क्या क्या है? कच्चे अरे आम इन पक्के के डाकुओं की मदद से कच्चे में डाकू पल रहे हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे सिंध को दे रहे हैं। जैसा कि बैरिस्टर साहब ने कहा कि असला एक थी, KP से असला आ गया, यहाँ से आ गया। मुराद अली शाह कहते थे कि जी असला खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, न जाने किसको रखना है। भाई जब आपका वज़ीर की गाड़ी, वज़ीर का बेटा सरकारी प्रोटोकॉल में हज़ारों गोलियाँ, क्लाशनकोफ, बम धमाके, बम और रॉकेट लॉन्चर सप्लाई करेगा, इस किस्म की चीज़ें कौन रोक सकता है इसको? टारगेट लिंक्स हो ये और बाकी करप्शन पे आप सबको पता है, मेरा तो बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट रहा है, मैं उस पर घरों बात कर सकता हूँ, करेंगे उस पर, लेकिन हमारे मेहमान मौजूद हैं। तो मैं बता इन वजूहात की वजह के ऊपर सिंध खड़ा हो चुका है। और जिस अंदाज से सिंध में कल हमें अंदाज़ा नहीं था, हकीकत का हम तो अपना ये हमने कहा स्टार्ट करो, स्टार्ट था ये नहीं खाने से पहले सूप, और हमने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। जिस अंदाज से लोग निकले, और आप देखिए हमारी सोशल मीडिया पर गुस्सा है नौजवानों में, बच्चों में, ख़वातीन में, बाहर निकले हैं, इसलिए कि सिंध में जुल्म हो चुका। हम पे डाका डाला डिफरेंट स्टाइल में, हम पे तो जी मैंने 84 वोट लिए, उन्होंने 1,05,000 वोट लिए, जीते हुए मैंने ये भी हैं, मैं भी हूँ, ये हमारे MPA बैठे हुए जीते हुए 45 के मेजॉरिटी है। कराची की बात करता हूँ, वहाँ तो 47 पे हराया, बाकी कराची और हैदराबाद के अलावा। तो चूँकि ये कैंसर की तरह पीपल्स पार्टी का सिस्टम हमारी नसों में चुका है, टीचर इनका, कंपाउंडर इनका, डॉक्टर इनका, ये जो पोलिंग स्टाफ था उसके ज़रिए बेचारों को, उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला फॉर्म 45 बनाने का, इन्होंने उधर ठप्पे पे ठप्पा करके काम उतार दिया। तो ये और 21 अप्रैल को जो डाका हमसे तो हुई चोरी कि जी आके वोट थे हुए बाल पेन और पेन से लेके चेंज होगा आपका जुमला, हमसे हुई रात 12 बजे के बाद चोरी, लेकिन जो ज़मीनी इंतखाब में वही सिंध में हुआ। ये पहले हो चुके फार्मूला का फार्मूला के जी 45 ही नहीं डाका, लेकिन जुल्म पे जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता। अब पीपल्स पार्टी का सिंध में जुल्म मिटने वाला है इंशाअल्लाह। दोबारा जो हम सूरत देख रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी हम तंजीम साजी नहीं कर पाए थे, हम ग्रास रूट नहीं जा सके थे। अवाम तैयार है, कौम तैयार है, कप्तान ने आज़ाद होना है, फैसला साज नहीं समझ पा रहे, समझ लो। आज ये झंडा लेके निकले हैं, कल अगर डंडा लेके निकल रोक नहीं पाओगे इसको। समझो कौम क्या चाहते हैं। ये इमरान खान साहब, कौम ने फैसला ले चुके हैं, 8 फरवरी को कौम ने फैसला दे दिया, 80% कौमें खड़ी हो चुकी है, अवामी अदालतें फैसला कर चुकी हैं। अब इनको फैसला साजों फैसला करना पड़ेगा, झूठे मुकदमा ख़त्म करें, हकीकी इक़्तिदार के वारिसों के हवाले करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम अपनी तंजीम साजी कंप्लीट कर रहे हैं, हम नई ज्वाइनिंग्स भी कर रहे हैं, हम पार्टी को खुद कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह देखिएगा, अब रिप्लेसमेंट नहीं थी, पीपल्स पार्टी के मुतबादिल के तौर पे तहरीक इंसाफ मजबूत तरीके से आ चुकी है। और हमारे पुराने लोग हैं, हमारे पुराने साथी हैं, जो लोग खड़े रहे, जो लोग 9 के बाद खड़े रहे, वो ओरिजिनल इन तहरीक इंसाफ हैं। अब कोई चाइनीज़ मोटर तहरीक इंसाफ हम अपना नहीं चल रहे थे। ये पूरी सवाल इनसे करने पहले मैं तो खैर है वज़ीर जी से एक सवाल निकल रहा है कि आपने झंडे की बात की है, झंडा लेके हो जाएगा, क्या दोबारा 9 मई के वाक़यात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं? 9 मई तो हमने किया ही नहीं है। 9 मई की तो इन्वेस्टिगेट कराओ, कमीशन बनाओ। 9 मई हम तो उस दिन भी झंडा ही लेके निकले थे, डंडे वाले और थे। हम कहते हैं लोग में गुस्सा फिर कहीं डंडे वाले ना आ जाएं। इसको इमरान खान साहब कहते हैं इट इज़ कॉल्ड ब्लैक स्वान इवेंट। जैसे कोई इजराइल कोई दहशतगर्दी कराना चाहे तो हमास अपने खुद करा के हमास पर डाल दे, तो इसको कहते हैं ब्लैक स्वान इवेंट। ये ब्लैक स्वान इवेंट पहली बात। दूसरी बात मुझे बताएं, ज़े शाह को मर्डर किया, हमारे कारकुन को जहाँ फेंका, कहते हैं कि वो कैमरा ख़राब, जिस जगह पे
कोर कमांडर हाउस का था मामला, जब पता करा CCTV फुटेज कैमरे ख़राब, GHQ के ऊपर हमले हुए, पता चला CCTV फुटेज कैमरे ख़राब, हमजा कैंप पे कहते हैं हमला हुआ, CCTV फुटेज जब सुप्रीम कोर्ट मांगा ले आओ, वो कहते हैं कैमरे ख़राब। जब ये एंथ्राक्स भेजे जजेस को ख़त के ज़रिए, पता चला कि रावलपिंडी के एक ही है स्टेशन कोस्टल एरिया, वहाँ का CCTV फुटेज ख़राब। सिर्फ CCTV फुटेज इनका काम करता है बेडरूम्स में। भाई हमने एक मुतालबा किया था, इमरान खान ने पहले दिन से आज तक 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाओ ताकि सच सामने आ सके, जिसने जो किया है उसको उसकी सजा मिल सके, मगर उस तक वो नहीं जाते। जी सर, ये इमरान खान की रिहाई के लिए आपका ये मार्च है, तो किस मुतालबा करें आप रिहाई का? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, ईरसी से या किसी और से? ये करप्ट निज़ाम के अंदर ये सारे बेनिफिशरीज हैं। जंगल का बादशाह, उसके नीचे वायसराय और नीचे उनके कार्य, और ये जो कुछ कठपुतलियाँ बैठी हुई हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, ये सारे इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा हैं। नंबर 1, वो बेज़मीर जजेस जिन्होंने जेल के अंदर सजाएं दी हैं, मुझे बताएं आज तो हर बंदा कह रहा है, हाई कोर्ट के पास जब आया पता चला कि इमरान खान के खिलाफ प्रोसिक्यूटर को इमरान खान का वकील बना करके मुकदमे का फैसला कर दिया गया रात को 12 बजे। वकील बाहर खड़े हैं, तो लिहाजा हम पूरे निज़ाम से कह रहे हैं कि आप इस सिस्टम को दुरुस्त करें और इमरान खान को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है। मुतालबा हमारा सारे सिस्टम से है, सारे सिस्टम में प्रोसिक्यूशन भी है, जंगल का बादशाह भी है, वायसराय भी है, ये कठपुतली भी हैं, लेकिन उस सबसे ज़्यादा हम अदालतों को कहते हैं कि वो आज़ादाना इंसाफ करें, वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के इंसाफ। मुज़ाकरात तरफ जा रहे हैं, और पहली बात मुज़ाकरात क्या बताइएगा, और दूसरा पीपल पार्टी कह रही है कि आप फौज प्रशासन में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, जब वो आती है तो फिर आप खुद चाहते हैं। हम एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि वो विदिन 4 कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाएं, दैट्स ऑल, उनको कोई सियासत से लेना देना नहीं। लेकिन हम सिर्फ एक बात कह रहे हैं, पहला हमारी शर्त है, हमने मुज़ाकरात करने या नहीं करने ये सेकेंडरी बात है। पहली बात हमारा मुतालबा है कि हमारे 180 के करीब हमारे बेटे हैं, हक़ हुक्मरानी अवाम का हमारे हवाले कर दो। ये नाकाज़नी के ज़रिए आप जो मुसल्लत हुए हैं, आपका कोई आपके हुक्मरानी नहीं है। इस फैसले को मान फिर हम मुज़ाकरात की बात करें इंशाअल्लाह ताला। ट्रेन मार्च हमने परसों पूरे पाकिस्तान रिलीज निकाली है, कल हमने ट्रेन मार्च निकाली है, पूरे पाकिस्तान को मोबिलाइज करेंगे। हम आपको आगे भी सरप्राइज देंगे। हम पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरे, रैलीज, धरना, सब कुछ करेंगे। देखिए, कटकू की हुकूमत है, उनके पास जो चाहे वो कर लें। कौन वो इलेक्टेड है? शहबाज शरीफ हारा है, वो डाकू रानी हारी है वहाँ पंजाब में, शहबाज शरीफ हारा है, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये कठपुतलियाँ हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आखिरी ख्वाहिश है जिसकी वो पूरी हो जाए।